नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जो परीक्षावाणी सीरीज हमने शुरू करी थी उसका अगला चैप्टर। जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वन औषधि, जिसमें हम जानेंगे उत्तराखंड के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं और जो औषधियाँ हैं वो किस टाइप की है और कितनी पर प्रतिबंध लगाया गया है और कितनी प्रचलन में है। तो ये सारा हम डेटा इसमें लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है जबकि हिमालय को कहा गया है। देखिए फ्रेंड, चरक संहिता लिखी किसने है? तो महर्षि चरक। महर्षि चरक किसके दरबार में रहते थे ये? तो सम्राट कनिष्क, कुषाण वंश के शासक होते हैं कनिष्क, इनके दरबार में थे महर्षि चरक। ये औषधियों पर एक संहिता लिखते हैं जिसका नाम है चरक संहिता। इसमें उन्होंने उत्तराखंड का उल्लेख किया है और उत्तराखंड का जो भू क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड की जो जमीन है, उत्तराखंड का जो एरिया है उसको क्या बोला है इन्होंने? वानस्पतिक बगीचा। और किसमें कहा है? अपनी पुस्तक चरक संहिता में। और हिमालय को भी इन्होंने उल्लेख किया है। और हिमालय को किस नाम से उल्लेख किया है? तो हिमवान औषधि भूमि नाम। तो हिमवान औषधि भूमि नाम किसका नाम है? तो हिमालय का नाम है। तो किस में दिया गया है? तो चरक संहिता में महर्षि चरक ने दिया है। और वानस्पतिक बगीचा किस में दिया गया है? तो ये भी महर्षि चरक ने अपनी किताब चरक संहिता में दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? देखिए फ्रेंड, हमने पढ़ा है 500 प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं या जड़ी बूटियां हैं वो राज्य में उत्पादित होती हैं। और इनमें सबसे पहले जो खेती शुरू की गई थी तो वो बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। और कब की गई थी? 1902 में। 1902 में इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियां हैं और जिसमें से अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम, ब्राली, सतावर, तुलसी, जैट्रोपा आदि इनका क्या किया जाता है? आज भी खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया? तो 1972 में शुरू किया गया। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य कौन करता है? तो वो करता है सहकारिता विभाग। और किया गया जड़ी बूटियों का संग्रहण तो 1972 से शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना। ये जिलेवार यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो सहकारी संघ है उनकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है? जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए। तो कब शुरू की गई? तो 1980 यानी कि 1980 में। देखिए फ्रेंड, जड़ी बूटी क्लस्टर जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर है ये? मोहनिरी और देघाट ये जगह कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है। जैरीखाल तो ये पौड़ी के अंदर है। जोशीमठ तो ये चमोली के अंदर है। तो क्वेश्चन आएगा, राज्य में जड़ी बूटी क्लस्टर है तो कितने हैं? 3 है। एक तो अल्मोड़ा के अंदर है, दूसरा पौड़ी के अंदर है, तीसरा जोशीमठ के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? तो कब किया गया? 1982 में किया गया। और कितनी किया गया? तो 114। तो ये भी आपको याद रखना है, कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो 114 यानी कि 114 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आप व्यापार नहीं कर सकते या फिर इलीगल है। इलीगल है यानी कि जिस पर राज्य सरकार ने रोक लगाई है। देखिए फ्रेंड, राज्य को जड़ी बूटियों के कारण कौन सा स्टेट घोषित किया है? तो हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। और जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक बोर्ड का गठन किया गया। कौन था वो? औषधीय पादप बोर्ड। तो औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे। देखिए फ्रेंड, सघन जड़ी बूटियों के कृषिकरण और प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? तो सघन पादप केंद्र कहाँ है? सेलाकुई, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड, जो जड़ी बूटी मंडियां हैं वो भी 3 है और जड़ी बूटी क्लस्टर वो भी 3 जिलों में है। देखिए फ्रेंड, जो जड़ी बूटी मंडियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो ऋषिकेश में है, वो देहरादून के अंतर्गत आता है। और टनकपुर में है, वो चंपावत के अंतर्गत आता है। और रामनगर में है, रामनगर कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। प्रश्न आएगा, राज्य में जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। और कहाँ कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में है, टनकपुर में है, रामनगर में है। देखिए फ्रेंड, जो हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है तो मुनिकी रेती जो पड़ता है ऋषिकेश में, और ये क्षेत्र आता है टिहरी के अंदर, टिहरी। तो ऋषिकेश 3 जिलों में आता है, एक तो देहरादून में, एक पौड़ी में और तीसरा टिहरी के अंदर। तो जो मुनिकी रेती है वो टिहरी के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आएगा, हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? अगर मुनिकी रेती नहीं हुआ तो ऋषिकेश होगा, ये भी नहीं हुआ तो टिहरी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड,
हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं, जबकि फार्मासिटी सेलाकुई, पहली बात तो फिर सेलाकुई को क्या कहते हैं, फार्मासिटी, क्योंकि अपनी दवाइयों के लिए जाना जाता है, इसलिए फार्मासिटी कौन है, सेलाकुई है। तो हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है और सेलाकुई में कितने हैं, 184 से अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान है HRDI जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो गोपेश्वर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1989, 1989 में इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, गोपेश्वर के अंदर होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि 28.8% वन मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो 1800 से लेकर 3000 की मीटर की ऊंचाई तक। देखिए फ्रेंड, प्रश्न आएगा कि राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, तो 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। तो कितने प्रतिशत वन होते हैं, तो 28.8% वन 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम यानी कि 7.5% वन कहाँ पर मिलते हैं, तो 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक, ये सबसे कम हो जाएगा 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक। अगला है, राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है, तो वो कौन सा है, साल हो जाएगा। उपोष्ण यानी कि जो गर्म है, गर्म क्षेत्र का कौन सा वृक्ष है, तो साल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल। पॉइंट है, राज्य में उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, 1500 मीटर की ऊंचाई से कम वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और यहाँ अगर बारिश की बात करें तो यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक हो गया, दून क्षेत्र हो गया, में पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। देखिए फ्रेंड, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा कैसी होती है, तो बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि हिमालय में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो शिवालिक क्षेत्र में होती है। तो शिवालिक में उत्तराखंड आता है, जो निचला हिस्सा है वो शिवालिक में आता है, दून क्षेत्र आता है ना। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। पतझड़ यानी कि जिनके साल में पत्ते गिरते हैं, आर्द्र यानी कि जिनमें नमी होती है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। और कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो वो चीड़ है, चीड़ यानी कि पाइनस। पाइनस, चीड़ का वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी, रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, राज्य में जो 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, जो ठंडे भी है और गर्म भी है, तो वो कौन से कहलाएंगे, पर्वतीय शीतोष्ण वन। और इनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है, बांज। पर्वतीय शीतोष्ण वन का प्रमुख वृक्ष बांज है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में ट्रुंडा तुल्य वनस्पतियाँ। ट्रुंडा क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जहाँ पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं और काई, लाइकेन, शैवाल ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रुंडा। तो ये कितने ऊंचाई पर होती हैं, तो 3600 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए फ्रेंड, जो 4800 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर कोई भी वनस्पति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ी रहती है, साल भर बर्फ होती है और पेड़ पौधों को उगने का मौका नहीं मिलता है। तो 4800 से ऊपर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन, जिसमें कौन कौन आते हैं, सिल्वर आता है, फर आता है, ब्लू पाइन आता है, शूज, देवदार, बर्च, बुरांस आदि जो तेलयुक्त लकड़ियों वाले वन हैं और जो कच्चे ही जलते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न आएगा, उप एल्पाइन वन या फिर एल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। या फिर ऐसे वन जो कच्चे जल जाते हैं और जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए फ्रेंड, जो एल्पाइन झाड़ियाँ हैं, वन और झाड़ियों में अंतर है। तो एल्पाइन जो झाड़ियाँ हैं उसमें कौन कौन आते हैं, जूनिपर आता है, बिल्ली आता है, रिप्स आता है, ये सारे क्या है 3000 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के वनों में मिलने वाली जो प्रमुख झाड़ियां हैं कौन कौन सी हैं, रिंगाल है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि रिंगाल क्या है या फिर बांस क्या है, झाड़ी है या पेड़ है, तो ये क्या है, झाड़ी है। तो रिंगाल हमेशा झाड़ी में आता है। और रिंगाल हो गया, भांग हो गया, सकीना हो गया, किलमोड़ा, काला हिसालू, घिन्नू, घिंगारू, घोला, तुंगला, चमलई, बिंदु, ये सारे क्या है, झाड़ियों में आते हैं। ये आपको याद रखना है, खासकर जो रिंगाल है ये याद रखना है, बांस याद रखना है, ये किस में है, घास में आता है, झाड़ी में आता है। राज्य के वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष है कौन कौन से हैं, बुरांस है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जिसका वैज्ञानिक नाम है और राजकीय वृक्ष है, बांज है, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफेरा, और चीड़ है, पाइनस रॉक्सबर्गी, देवदार है, सिड्रस देवदार, है ना, ये सारे इनके वैज्ञानिक नाम है। और अखरोट, उतीस, भीमल, भोजपत्र, काफल, कचनार, आंवला, ये सारे क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं। देखिए फ्रेंड, राज्य में
वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी जो अनुपयोगी वनस्पतियां हैं जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से किया जा रहा है, यानी कि ऐसी वनस्पतियां जो पर्यावरण के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं और उनके उन्मूलन का प्रयास भी किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 2010 से किया जा रहा है। तो वो कौन सी वनस्पतियां हैं? तो इनमें लेंटाना, जिसको कुरी कहते हैं ना, गाँव में भी कहते हैं कुरी, तो वही है। गाजर घास, काला बांसा, बाला बासिंगा, ये सारी क्या है? जैसे अमीला नटग्रास, ये फूलों की घाटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस टाइप की जो वनस्पतियां हैं वो पर्यावरण के लिए संकट हैं और इनके उन्मूलन का प्रयास कब से किया जा रहा है? तो 2010 से किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और चीड़ से वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा या तारपीन ये बनाने में किया जाता है? तो चीड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है। और चीड़ से लीसा टीपना उत्तराखंड में कब शुरू हुआ? तो 1890 में, 1890 में उत्तराखंड में चीड़ से लीसा टीपना शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? तो 5 प्रजातियां हैं। देखिए फ्रेंड, आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड का वरदान कौन सा है? तो बांज वृक्ष है। और शिव की जटा किसे कहते हैं? वो भी बांज वृक्ष है। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, ये जैसे मैंने बताया है कि पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, ये भी कौन है? बांज है। और इसकी विश्व में टोटल प्रजातियां हैं 40 और उत्तराखंड में कितनी है? 5 हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि बांज के बारे में पूछता है। प्रमुख वृक्ष है जो अपने जड़ों में पानी संजोए रखता है। और बांज का जो वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। देखिए फ्रेंड, जो बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? और जो सफ़ेद प्रजाति है, यानी कि सफ़ेद बांज है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा माना गया है पर्यावरण के लिए। और बांज वृक्ष को राज्य में सोना भी कहा जाता है, हरा सोना, ये बांज वृक्ष को राज्य में कहा गया है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हवा भी देता है, पानी भी बचाता है, इस टाइप से लकड़ियाँ भी इसकी होती है ना, चारा भी होता है, तो सब कुछ ही इससे प्राप्त करते हैं, इसलिए सोना कहा गया है। जो कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशुचारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष है, तो वो भी कौन है? बांज है। जैसे मैंने कहा है, लकड़ी प्राप्त होती है और उसी से चारा भी प्राप्त होता है, कृषि यंत्र भी बनाए जाते हैं, है ना। ये सारे बांध, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सोना। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी वृक्ष है, तो देवदार से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, सुगंधित तेल। और देवदार का अन्य नाम है देवों का वृक्ष, तो वो कौन सा है? देवदार है। देखिए फ्रेंड, अब बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर वन आंदोलन। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के अंदर वन आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक कांड होता है जिसको हम कहते हैं तिलाड़िया रवाई कांड। कब होता है? तो 30 मई 1930 को। कहाँ पर होता है? टिहरी रियासत के अंदर होता है। और तिलाड़ी का मैदान कहाँ है? यमुना नदी के किनारे उत्तरकाशी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ये क्यों हुआ था? तो नए वन कानूनों को समाप्त करना, क्योंकि जो राजशाही थी, यानी कि टिहरी रियासत के जो राजा नरेंद्र शाह थे और उनके जो मंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि गांव वालों के लिए जो वन थे वो बिल्कुल ही नहीं बचे थे। और ऊपर से उन्होंने कहा अपने मवेशियों को पहाड़ से गिरा दो। इससे लोगों में गुस्सा फूटा और उन्होंने आंदोलन किया है और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो ये घटना कब होती है? 30 मई 1930 को। तो गोली चलाने का आदेश कौन देता है? तो चक्रधर जुयाल, जो टिहरी रियासत का दीवान था। बात करें 1972-73 में, एक बड़ा आंदोलन और है। रैनी गांव में वनों की जो अंधाधुंध कटाई चल रही थी, तो उसके विरुद्ध में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाली जो 23 वर्षीय महिला थी, वो कौन थी? गौरा देवी। तो गौरा देवी ने 1972-73 में शुरुआत की है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा था कि हिमपुत्रों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे? तो ये चिपको आंदोलन का नारा था। और चिपको आंदोलन की जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था। देखिए फ्रेंड, 19 सदस्यों द्वारा 1977 में 1977 में एक नारा और दिया है। क्या है? इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो कब दिया गया? 1977 में ये नारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो चिपको आंदोलन के जो सदस्य थे, यानी कि जो मेंबर थे, तो उन्होंने दिया था। देखिए फ्रेंड, किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला है? तो ये कौन थे? एक तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, दूसरे चंडी प्रसाद भट्ट थे, ये सभी लोग जानते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा का एक प्रसिद्ध नारा था, कौन सा था? हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये भी किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगर हम बात करें डुंगी पैंतोली आंदोलन, जब मैं जिला सीरीज पढ़ाया था उसमें मैंने ये सारे कवर किए थे और डिटेल में बताए थे। डुंगी पैंतोली आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? चमोली के अंदर हुआ था। और किस वृक्ष को बचाने के लिए था? तो बांज वृक्ष के विरोध में था, है ना। अगर हम बात करें 80 के दशक में उफरैंखाल में एक आंदोलन चलता है, जिसमें युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाता है। तो पानी राखो आंदोलन। और कब चलता है ये? 1988 और 89, ये भी मैंने पढ़ाया है पहले। देखिए फ्रेंड, जो सच्चिदानंद भारती थे, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की
उसका नाम क्या था? दूधातोली लोक विकास संस्थान। और इसी ने जो वनों की अंधाधुंध कटाई है उसको रुकवाया था। अगला पॉइंट है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में 1994 में टिहरी के बिलंगना क्षेत्र से एक आंदोलन चला है। वो कौन था? रक्षा सूत्र आंदोलन। और किसने चलाया है? सुरेश भाई ने चलाया है। अगर पूछेगा कि रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता कौन है, तो सुरेश भाई हैं। कब चलाया है? 1994 में चलाया है। और गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती यानी कि माइका मैती आंदोलन के सूत्रपातकर्ता कौन थे? तो मैती आंदोलन किसने चलाया है? तो कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया है। कब चलाया है? 1996 में। और किस आंदोलन में अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं? देखिए फ्रेंड, ये भी पढ़ाया था मैंने कि ग्वालधाम इंटर कॉलेज के एक प्रधानाचार्य कल्याण सिंह रावत थे, वही चलाते हैं मैती आंदोलन। और मैती आंदोलन किससे संबंधित है? अविवाहित महिलाओं से। तो अविवाहित महिलाएं क्या करती हैं? शादी से पहले अपने आसपास एक वृक्ष रोपती हैं और शादी के बाद उसके घर वाले इस वृक्ष की रक्षा करते हैं। यही तो क्या था? मैती आंदोलन था। देखिए फ्रेंड, जो मिश्रित वन खेती मॉडल है वो किसने दिया है? तो जगत सिंह चौधरी। इनका उपनाम जंगली है। और ये कहाँ से संबंधित है? कोट मल्ला। ये कहाँ पड़ता है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है। इन्होंने इसे कितने वर्षों में तैयार किया है? तो 30 सालों के परिश्रम से तैयार किया है। तो ये आपको याद रखना है कि मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया है? जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो कोट मल्ला रुद्रप्रयाग से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, 1949 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो वृक्ष मानव। तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ये टिहरी से संबंधित है। और कब से इन्होंने यो वृक्षारोपण का काम चलाया है? तो 1949 से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आज का लास्ट पॉइंट है छीनो झपटो आंदोलन। तो ये किससे संबंधित है? ये गोविंद सिंह रावत से संबंधित है। कहाँ चलाया गया था? तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जब मैं चमोली वाली सीरीज पढ़ा रहा था, जो जिला सीरीज है, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था ये सब मैंने बता रखा है। तो फ्रेंड, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसमें हमने इनको कवर किया है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और जिन्होंने जिला सीरीज नहीं देखी है या ये वाली सीरीज नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में।